ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। राजस्थान में सीएम पद को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। आज एक बार फिर जयपुर में वसुंधरा राजे के घर पर बीजेपी के विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। अभी तक 9 विधायक वसुंधरा राजे के 13 सिविल लाइंस वाले आवास पर पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर लौटी हैं। दिल्ली में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की थी। दिल्ली जाने से पहले भी वसुंधरा के समर्थक विधायकों ने उनके घर पर परेड की थी। अब एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर आखिर वसुंधरा राजे पार्टी आलाकमान को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये बड़ा सवाल है। मनीष का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये संख्या क्या अभी भी 9 एमएलए की है या बढ़ चुकी है? नहीं, देखिए संख्या बढ़ चुकी है, 1 दर्जन से ज्यादा हैं। अभी कुछ देर पहले प्रताप सिंघवी भी बाहर निकले हैं। के विश्नोई जो कि गुड़मलानी से विधायक हैं, वो भी यहां से मुलाकात करके जा चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ देर पहले एक जितेंद्र सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो बाहर आए। उनसे मैंने बातचीत भी की है, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे अभी तक के जितने भी नेता थे उनसे कमरे के अंदर मुलाकात कर रही थी, लेकिन आज कमरे के बाहर लॉन में आकर सबसे मुलाकात की है, हंसते मुस्कुराते हुए। वो खुद बोल के गए पहले की तुलना में आज के दिन वसुंधरा राजे बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वो तो ये समझ के जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने वाली है, लेकिन जो विधायक हैं वो अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। तमाम विधायकों से और भी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बातचीत हुई है, वो हालांकि यहां पर नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो कि बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हलचल दोनों तरफ है, लेकिन वसुंधरा राजे दिल्ली से जैसे ही वापस आई तो उनके खास जो भी सिपह सालार माने जाते हैं नेता, वो यहाँ पर सबसे पहले आए और तमाम अलग अलग जगह के विधायक मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं कि क्या सब कुछ सही है, लेकिन सही होता बहुत ज्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जितनी देरी विधायक दल की बैठक में हो रही है उतना ही सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार क्या होगा, विधायक दल की बैठक में फैसला किस तरीके से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे अपने आवास पर दिल्ली जाने से पहले विधायकों से उन्होंने मुलाकात किया, जिसमें लगभग मीडिया तक के एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि 40 से 50 विधायक यहाँ पर आए हैं। लगभग क्लियर है और वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। तो उनके घर पर विधायकों का जाना, हलचल बढ़ना, विधायकों से उनकी बातचीत होना, ये क्या बताता है? क्या कोई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं वसुंधरा राजे? जी हाँ, देखिए एक मैसेज, पॉलिटिक्स है और सियासत में संदेश बहुत मायने रखता है, और ये संदेश जनता के साथ साथ उन नेताओं को भी है जो नेता अभी तक के वसुंधरा राजे के घर पर नहीं पहुंचे हैं, कई हद तक के। क्योंकि जो विधायक यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो अलग अलग तरीके की बातें भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ देर पहले जो मिल के निकले नेता, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे आज घर के कमरे से बाहर निकल के लोगों से मुलाकात कर रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो वो हर एक स्टेप पर संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं राजस्थान में, जो हलचल हो रही है, उससे बहुत ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता है कि सत्ता की गद्दी पर वसुंधरा राजे इतनी आसानी से बैठ जाएंगी। क्योंकि कई ऐसे विधायक के जो संगठन के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, उनमें से वो भी नाम है जो वसुंधरा राजे के बहुत खास हैं। तो इस तरीके की हलचल बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन निगाहें वसुंधरा राजे के आवास पर ही टिकी हुई है, क्योंकि कौन कौन विधायक उनसे मिलने के लिए आ रहा है। क्योंकि वो विधायक जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे बड़ी खुश हैं और अब बाहर निकलकर बात कर रही हैं तमाम विधायकों से, जरा सुनवा देते हैं आपकी खास बातचीत उनसे। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी तो क्या तब भी पार्टी में कोई बाहर तोड़ी जा रहे हैं? ये भाई पार्टी विधायक दल की बैठक में ये तैयारी है क्या मांग रखने की कि भाई वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनाओ? ये तो अब विधायक जानेंगे, हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और वसुंधरा जी किसी कारणवश से नहीं बनती है तो बहादुर सिंह क्यों नहीं बने? अगर हमसे वो बुला के पूछते हैं या हमें जाते हैं तो हम तो एक ही डिमांड है, महारानी नहीं तो बहादुर सिंह कोहली। चल भाई लाला। तो देखिए ये लगातार अब नाम सामने रखे जा रहे हैं। मनीष, एक बात की जानकारी दे दीजिए, जिस नाम का जिक्र जितेंद्र सिंह लास्ट में कर रहे हैं वो कौन सा नाम है? वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन, किसका नाम ले रहे हैं वो? देखिए बहादुर सिंह कोहली भरतपुर से विधायक हैं, वो सीनियर विधायक है, उनका नाम तो दूर दूर तक के रेस में है भी नहीं राजस्थान के मुख्य में। चूंकि ये भरतपुर से ही आते हैं इसलिए उन्होंने बहादुर सिंह कोहली का नाम लिया है। और बहादुर सिंह कोहली बहुत खास वसुंधरा राजे के सिपह सालार के तौर पर माने जाते हैं, क्योंकि भरतपुर में जब चुनाव हुए या जो कुछ भी सियासती गणित अगर बैठानी होती तो बहादुर सिंह कोहली फ्रंट फुट पे रहते हैं एकदम वसुंधरा राजे के लिए। और कुछ देर पहले मिल के भी निकले, तो उनके साथ ही मुलाकात करके निकले, इसलिए बहादुर सिंह कोहली का नाम ले लिया। लेकिन खास बात यह है कि वसुंधरा राजे
इस बार ये जो आप घर देख रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वसुंधरा राजे का घर है, दरवाजा, और यहाँ पर ये गेट हालांकि बंद है, लेकिन इस गेट के बाहर जो लॉन है पीछे, यहाँ पर ही वसुंधरा राजे निकल के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अभी तक के जितने भी विधायक आ रहे थे उनको घर के अंदर भेजा जा रहा था और एक एक करके वसुंधरा राजे मुलाकात करती थी। देखिए अभी ये जो आप देख रहे होंगे पूरा ये वसुंधरा राजे का घर, जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, जो भीड़ है आपको देखिए यहाँ पर, ये बाहर देखिए, ये इस जगह पर यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ वसुंधरा राजे आई और एक एक करके विधायकों से मुलाकात किया, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई। और वही बात हुई कि कैमरे की नजरें भले ही उस कॉन्फिडेंस को कैच नहीं कर पाई, लेकिन उन नेताओं ने सियासी एक संदेश दे दिया कि वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो आप देखिए संदेश बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन ये विधायक अब बीजेपी कार्यालय अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कार्यालय में भी लगभग 15 से 20 विधायक है, क्योंकि सारे विधायकों को जयपुर में ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिए, जानकारी आपसे लेते रहेंगे कि संख्या और कितनी बढ़ रही है और कितनी हलचल वसुंधरा राजे के घर पर बढ़ रही है। लेकिन राहुल जी, क्या इतना मुश्किल हो रहा है वसुंधरा को मैनेज करना कि वो दिल्ली में गई, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई वो तो बाहर आएगा नहीं, उनकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? देखिए, मैं और अभी जब ब्रेक था आपका, मैं और हर्षवर्धन जी एक चर्चा कर रहे थे कि आखिर वसुंधरा क्यों नहीं या बाकी कोई क्यों नहीं। तो अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो हमने देखा कि शुरुआत में वसुंधरा राजे सिंधिया से कोई खास नेतृत्व जो है वो बहुत खुश नज़र नहीं आ रहा था और ऐसा भी लग रहा था शायद उन्हें टिकट तक ना दें। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया नेतृत्व ने, अब जो भी कारण उनके आपस की बातचीत रही हो वो बढ़ाना शुरू किया और उनको आगे ले जाना शुरू किया। ये भी चर्चा में बहुत बार रहा है, ये कितना सही है या गलत है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है उससे बहुत ज़्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया की बनती नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बातें नहीं मानती हैं, वो किसी के को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। तो इस कारण से जब नेतृत्व ने वहाँ पर किसी भी लीडरशिप को उभारने की कोशिश की तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया या होने नहीं दिया। तो इस कारण वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बात आती है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो चुनाव जीत सकती हैं? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव जिता सकती हैं? इसमें तो कोई खास शक नहीं लोगों को है, क्योंकि जिस तरह से विधायक भी उनके साथ दिखाई देते हैं, जिस तरह से उनका पूरे प्रदेश में प्रभाव है और एक ऐसी नेता जो पूरी राजस्थान में सबसे बड़ी नेता बीजेपी की हैं, तो ये उनके फेवर में है। ऐसे अगर कोई संदेश जाता है कि आपने सिर्फ इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हैं या वो आपकी बात नहीं मानती है, तो शायद कोई एक और अलग सा गलत संदेश जाएगा। तो कोई पुख्ता कारण होने चाहिए कि वसुंधरा, जैसे एक पुख्ता कारण ये हो सकता है कि एक नए नेतृत्व को वहां पर जगह देनी चाहिए ताकि एक लंबे समय तक बीजेपी की वहां राजनीति जो है उसको उभारा जा सके, सेकेंड रंग लीडरशिप आगे ली जा सके। ये एक कारण हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया को ना देने का। इसी तरह से बाकी लोगों का भी है, अभी हम चर्चा करेंगे तो उनके नाम भी सामने आएंगे। तो कुछ तो बात हर्षवर्धन जी हुई होगी ना शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच में। आज वो दिल्ली लौटी हैं और दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद विधायकों से अगर मुलाकात कर रही है तो कुछ तो संदेश अपने कैंप के विधायकों को भी दे रही हूँ। नहीं, एक तो चूंकि अब सारे विधायक 3 दिन जयपुर में हैं तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, किसी न किसी नेता के यहाँ तो जाएंगे। और मुझे तो लगता है ये भी देखना चाहिए कि कैमरा वसुंधरा जी के घर पर है, लेकिन हो सकता है कि और जगहों पर भी ऐसे 2-2, 4-4, 3-3 ऐसे विधायक मिल रहे हों। वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, ये मैं अच्छी तौर पर जानता हूं। वसुंधरा राजे ने सफाई दी। जो प्रकरण हुआ था जिसमें लगा कि वो बाड़ेबंदी करा रही हैं, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी मानते हैं कि वो कोई बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं थी, बेवजह उसको बहुत तूल दे दिया गया। लेकिन क्यों नहीं बनेंगी वसुंधरा राजे, उसके जो कारण जो पार्टी के भीतर बताए जाते हैं और जो हम लोगों को एक कहें कि सामान्य राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते पता चलता है। वसुंधरा राजे 2003 के बाद 2008, 2013 यानी बीच में गैप हो गया, फिर 13 के बाद फिर 18 फिर गैप हो गया, और एक तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा चुनाव माइनस वसुंधरा लड़ा गया। बाद में वसुंधरा को ऑनबोर्ड किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे को एक सामान्य विधायक की तरह चुनाव लड़ाया गया। कुछ सीटों पर जहां उनका प्रभाव था वो अपने प्रभाव वाले इलाकों में सीमित रही, पूरे राज्य में नहीं गई। कुछ बागियों को भी उन्होंने लड़ाया, जो सबसे ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व। दूसरा, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन, संघ के भीतर और केंद्रीय नेतृत्व उनसे नहीं बन रही थी। और वो जब मैं केंद्रीय नेतृत्व कह रहा हूं तो कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, उसके पहले भी, यहां तक कि राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष रहते भी उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता था वो नहीं किया। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने का मतलब यही हुआ, क्योंकि राजनाथ जी और वसुंधरा जी में अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे संबंध हैं, तो वो उनको मनाएं, तैयार करें।
क्योंकि एक बड़ा नेता चाहिए था। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों और राज्यों में उस कद का नेता पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी वाली नए नेता तैयार करने पर ही यकीन रखती है। वो नया नेता कोई दूसरा होगा, वसुंधरा नहीं हो सकती है। इसलिए यहां भी मैं कह दूं 99.9% संभावना खारिज होती है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इन सबके बीच वसुंधरा पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं, उनके घर विधायक भी पहुंच रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए राजस्थान में देरी भी हो रही है। एक तरफ राजस्थान की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, तो एक और खबर है जिसने इस वक्त राजनीतिक भूचाल ला दिया है। 5 दिन 50 कर्मचारी और नोटों की गिनती अभी भी जारी। जी हां, ये कहानी कांग्रेस के एक सांसद के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार की है। झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों से 300 करोड़ कैश रिकवर किया गया है। आयकर विभाग पिछले 5 दिन से डेरा डाले हुए है। नोट गिनने वाली मशीन टूट रही हैं। कई लॉकर और कमरे की तलाश अभी बाकी है। नोट इतने हैं जिनकी गिनती पूरी होने में अभी भी 2 दिन लग जाएंगे। नोटों के पहाड़ देखकर कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि नोटों से पार्टी का कोई नाता नहीं है। धीरज साहू इन नोटों की पूरी डिटेल बताएं, लेकिन बीजेपी पूरे मामले में अटैकिंग मोड में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, लेकिन मोदी सरकार जनता की पाई पाई का हिसाब लेगी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि धीरज साहू पार्टी के एटीएम बने हुए थे और सोनिया राहुल खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, धीरज साहू को लेकर अब कांग्रेस को मुश्किलों में घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड के बीच उनका एक पुराना ट्वीट अब वायरल हो रहा है। दरअसल नोटबंदी के बाद धीरज साहू ने सवाल उठाए थे। धीरज साहू ने लिखा था, नोटबंदी के बाद भी इतना काला धन देखकर मन दुखी है। मेरे को समझ नहीं आता कि इतना काला धन लोग कहां से जमा कर लेते हैं। कांग्रेस ही करप्शन को खत्म कर सकती है। तो जिन नोटों के जमावड़े पर चिंता जता रहे थे धीरज साहू, वो नोटों का जमावड़ा उनके खुद के घर के अंदर है और इतने नोट हैं कि 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये कितना पैसा है जो धीरज साहू ने जमा कर रखा है। अब ये जवाब धीरज साहू को देना है कि इतना नोट वो जमा कहां से कर लेते हैं, कैसे इतने पैसे उनके पास आए, और क्या ऐसे कांग्रेस करप्शन को खत्म करेगी जब उनके खुद के सांसद के घर में इतना पैसा मिलेगा। तो फिलहाल उनका ये पुराना जो ट्वीट है वो वायरल हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है भारतीय जनता पार्टी और सवाल पूछ रही है कि आखिर शीर्ष नेतृत्व इस पर चुप क्यों है। समीर जी, क्या इसका जवाब कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? क्या कांग्रेस को ये साफ नहीं करना चाहिए कि इतना सारा नोट, जिस पर चिंता धीरज साहू खुद जता चुके हैं कुछ साल पहले नोटबंदी के समय पर, इतना सारा नोट उनके सांसद के पास आया कहां से? देखिए प्राची जी, नोट गिनने वाली मशीनें नहीं टूटेगी, मुझे लग रहा है रिकवरी का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। इतना पैसा आएगा कि मुझे लगता है कि इतिहास में कभी इतनी रिकवरी नहीं भी होगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक सेटबैक कह सकते हो, बड़ा मुश्किल होगा कि इसका जवाब दे सके। आपके सांसद 300 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, अभी बेनामी प्रॉपर्टी के पेपर्स निकलना है, अभी 8 से 10 अलमारी खुलना है, कई लॉकर्स खुलना है। मुझे लग रहा है जो कांग्रेस ने कल दावा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कल जो दावा किया कि लगभग 2000 करोड़ तक का मामला है, मुझे लग रहा है 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला निकलेगा। अगर उनकी सारी संपत्ति, जेवरात, जो कैश निकल रहा है और उनका जो बेनामी इन्वेस्टमेंट की जांच होगी तो यह बहुत बड़ा मामला निकलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी मतलब सरदर्द का मामला होगा कि उनका एक सांसद इतना पैसा, इस पर राहुल गांधी क्या जवाब देंगे। खाली पेपर मिलते तो वो कह सकते थे कि कई इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा कैश निकला घर के अंदर और एक सांसद के पास से, तो निश्चित रूप से बताता है कि यह पैसा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने रखा होगा। और मैं तो यह कहता हूं कि इस बात की भी जांच होना चाहिए कि कहीं धीरज साहू ने इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में तो कहीं फंडिंग नहीं की, यह पैसा कहीं उन राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर तो नहीं खर्च किया गया। मुझे लग रहा है जांच का विषय है। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी तो यह झांकी है, मुझे लग रहा है अभी कई और नेताओं के यहां से पैसा निकलेगा और 2024 के चुनाव के पहले आपको और ऐसे नेता नजर आएंगे जिनके यहां से लगातार पैसा निकलेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मुझे लग रहा है अब यह बात प्रूव होती जा रही है कि कांग्रेस से जो नेताओं ने करप्शन किया था वो पैसा लगातार बाहर निकलते जा रहा है और देश की जनता भी ये देख रही है। नोटबंदी पर जो हाय तौबा हर्षवर्धन जी मची थी और जो धीरज साहू का ट्वीट सामने आ रहा है, क्या यही वजह थी? इसी पिक्चर को छिपाने की कोशिश नेता कर रहे थे जो नोटबंदी पर सवाल खड़े किए थे, नोटबंदी पर खूब सियासत हुई थी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी लोग नोटबंदी पर सवाल खड़ा करते हैं वो तथ्यों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। नोटबंदी ने इस देश में इकोनॉमिक कल्चर बदल दिया।
नोटबंदी ने इस देश में काला पैसा रखने वालों को इस तरह से परेशान किया कि उनके चेहरे काले हो गए। 2 लाख से ज्यादा शेल कंपनियां बंद हो गईं। जो यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो पाया, वो हम करने लगे। हमारे व्यवहार में नकदी को कम करना हो गया। और जब लोग कहते हैं कि नकदी तो अभी भी बहुत ज्यादा है, तो हमारी इकोनॉमी कई गुना बढ़ गई है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब धीरज साहू जैसे लोगों का ये ट्वीट सामने आता है, तो आप सोचिए कि नोटबंदी के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाने वाले लोग कौन थे। यानी जो बेईमान हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी भ्रष्टाचार किया, जो काला धन रखने की अपनी नीयत नहीं बदल पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नोटबंदी क्यों हुई। अब आप कहीं से पैसा लें और उसको इस तरह से इकट्ठा करते जाए तो उसमें नोटबंदी का दोष कहां से होगा। नोटबंदी ने एक बार सफाया किया, उनकी चेन पकड़ी गई है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू जो काम करती है, उस काम के जरिए ही ये इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। नोटबंदी उसका आधार बनी है। अगर आपके पास अचानक बहुत सी रकम आ गई, उसका कोई ऐसा प्रमाण दिखता है, तो इनकम टैक्स के अधिकारी उसी इंटेलिजेंस के आधार पर छापा मारते हैं। धीरज साहू जैसे लोगों का पकड़ा जाना है, वो बताता है कि नोटबंदी काम कर रही है। काले धन वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शांत क्यों है। सिर्फ जयराम रमेश एक ट्वीट करके कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे बात बनेगी क्या। बड़ा सवालिया निशान है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं और ये राज्यसभा में गए हैं। बार बार ये कहा जाता है कि राज्यसभा की सीटें कई बार बिक जाती हैं। जब इतना पैसा करोड़ों करोड़ नकद मिलता है, तो वो वाला सवाल फिर से बड़े तौर पर प्रश्न चिन्ह के तौर पर खड़ा हो जाता है। और इसीलिए उनके ट्वीट को अब घुमाया भी जा रहा है। राहुल जी, कितना बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। नोटबंदी को लेकर भी अब बीजेपी हमला बोलेगी, धीरज साहू के इन ट्वीट्स को भी घुमाया जाएगा, और अब तो कांग्रेस के पूरे नेतृत्व से सवाल पूछ ही रही है बीजेपी। देखिए, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, ये लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राज्यसभा से आए, तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को बार बार वो राज्यसभा में क्यों लेके आ रहे हैं, जबकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा हार चुके थे। तो और दूसरा, जिस तरह से पैसा निकल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो धन है, ये गलत तरीके से जमा किया गया है। इतना देखिए, थोड़ा बहुत पैसा कैश में किसी के यहाँ निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सारा धन, जहाँ पे अलमारियां भरी हुई हैं, जहाँ पर नोट गिनने मुश्किल हो रहे हैं, तो ये तो मतलब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। उसके मतलब उनका ऐसा व्यक्ति कैसे उनके साथ है। दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस पे ये आरोप लगाया है कि वो एक भ्रष्ट पार्टी है, और बीजेपी लगातार विरोध इसका करती है, ये कि भ्रष्ट कांग्रेस में भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस इस मतलब ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इससे कांग्रेस की छवि तो बिल्कुल ही धूमिल हो जाती है। और जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा, मुझे ये लगता है, जैसे हर्षवर्धन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जैसे अभी मन की बात में एक बात कही कि हमें 1 महीने तक जो है सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स करने चाहिए, जो कैश पेमेंट है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो देश है वो इस ओर जा रहा है, जहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स ही जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सामने आएंगी, और ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे होंगे। उससे भी ये जो काले धन की समस्या है, ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी। नोटबंदी को लेकर जो धीरज साहू का ट्वीट है, धीरज साहू उस नोटबंदी के ट्वीट में कह रहे हैं कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। #नोटबंदी अर्थतंत्र की बरसी। ये ट्वीट अब समीर जी उन पर भारी नहीं पड़ेगा। अब ये पूछा नहीं जाएगा उनसे कि यही वजह है, आप इसी काले धन को छुपा रहे थे जो सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा और लगातार पूछा भी जा रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की और परेशानी बढ़ेगी, जब लगातार प्रधानमंत्री मोदी 3 चीज़ों पे हमेशा आक्रामक रहते हैं: परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां और कांग्रेस जैसी पार्टियां लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही है, और जो पैसा इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कमाया है वो जनता से को वापस करना होगा। 2004 के बाद आप लगातार देखोगे, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे उसके बाद से ईडी लगातार एक्टिव है, CBI एक्टिव है और इनकम टैक्स लगातार एक्टिव है। आप देखिए, मनमोहन सिंह का अगर कार्यकाल आप देखोगे तो 2004 से लेकर 2014 तक 115 ईडी ने कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 4 से 4.5 हज़ार करोड़ रिकवरी हुई थी। वही प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से लेकर 2024 अब शुरू हो रहा है, 2023 के अंत तक
3,000 से ज्यादा ईडी ने कार्रवाई की और 98,000 करोड़ से ज्यादा रुपया रिकवर किया है। तो मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को पैसा देश का लौटाना होगा, देश को लूटने नहीं दूंगा, तो मुझे लग रहा है कि अब वो सारे भ्रष्टाचारी जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है प्रधानमंत्री वसूल करेंगे। और कांग्रेस के लिए बहुत एक मुझे लगता है कि एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होने वाली है कि जो देश का पैसा लूटा गया उनके नेताओं के द्वारा, कांग्रेस उन्हें समर्थन कैसे देगी, इससे कैसे बचाव करेगी कि उनके एक सांसद के पास इतना पैसा निकलता है। इस बात का मतलब यह है कि जो राज्यसभा का टिकट उन्हें दिया गया था उसके पीछे पैसों की लेन देन हुआ होगा। और मैं तो यह भी कहता हूं कि इन 3 चुनावों के अंदर भी इस बात की जांच होना चाहिए कि कहीं धीरज साहू ने फंडिंग तो नहीं की इन 3 चुनावों के अंदर जांच तो पैसा चल लगाने रही के है, लिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है धीरज साहू को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।